गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर के जो उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2018 का जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से है। जो पहला पेज है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। टोटल पेपर जो आपका है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 1 से 8 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये आपके पास 1 मार्क्स के होते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास 9 से 18 तक क्वेश्चन नंबर 9 to 18 जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड जो थर्ड पोर्शन होता है इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 to 27 होते हैं और ये आपके पास 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। लास्ट आपके पास 28 to 30 क्वेश्चन नंबर होता है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल आपके पास 70 मार्क्स का बोर्ड का पेपर आता है। तो हम इस पेपर को स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। आज हम फर्स्ट पोर्शन देखते हैं 1 मार्क्स वाला। तो 1 मार्क्स वाला स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें है पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हमें पता है E = F/Q0 और F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश Q0 आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया न्यूटन पर कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉरेंज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, श्यान बल और प्रत्यानयन बल। अब देखिए इसमें जो है घर्षण बल गति का विरोध करता है, श्यान बल जो है लिक्विड में लगता है, लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स में उनकी गति का विरोध करता है, और जो प्रत्यानयन बल है ये आपका इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा, ठोसों के यांत्रिक गुण में आता है। तो इसका जो आंसर है वो है लॉरेंज फोर्स, कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत एक बल लगता है जिस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 लॉरेंज बल। तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध। तो वर्ग माध्य मूल मान IRMS और ये होता है शिखर मान पीक वैल्यू अपॉन √2। प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है ये प्रत्येक जो उसके लूप है उसके करंट के स्क्वायर के औसत के वर्गमूल को कहते हैं, और I0 यहाँ पे क्या है, पीक वैल्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमताएं दी गई हैं और लेंस की हमको क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लेंस की क्षमता, सपोज दैट पहले लेंस की क्षमता है P1 और ये दी गई है +4D, एंड सेकेंड लेंस की जो क्षमता है सपोज दैट वो P2 है और वो दी गई है -2D। तो लेंस की जो संयुक्त क्षमता है वो हो जाएगा P = P1 + P2, दैट मीन्स +4D - 2D, यानी कितना आ जाएगा +2D। अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। तो हमको पता है कि जो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी F होगी वो क्या होगा 1/P। क्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैल्यू रखो 1/P का मान आया है +2D और ये आया है मीटर में, क्योंकि D क्या है, डायोप्टर है, और जब क्षमता डायोप्टर D में होती है तो ये हमारे पास मीटर में आता है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका +50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो है क्वेश्चन नंबर 5। हमको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो होता है गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और यहाँ पर आता है आपका विजिबल रीजन। इसके बाद आपके पास आता है इंफ्रारेड और फिर इससे हायर वेव्स आती हैं जिन्हें मैं एक साथ लिख देती हूँ रेडियो वेव्स। तो जो विजिबल का है वो है रेंज होता है आपका 3900 टू 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो क्या हो गया इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर आ गया आपका दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र में। तो जो 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्ध्य है वो विजिबल रीजन में आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टाइन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो है ½ mv max² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इक्वेशंस आइंस्टाइन ने दी थी। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लिए दिया था। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है एंड न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें नेक्स्ट है वो है 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1 ग्राम। तो दिया गया है डेल्टा m इक्वल टू 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये आ गया 10⁻³ किलोग्राम। ओके, अब इससे कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है? E इक्वल टू होता है डेल्टा m इंटू c²। तो कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू रखो 10⁻³ इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर यानी 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁸ का स्क्वायर 16 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 9 इन 10⁻13 जूल। दिस इज द आंसर। ओके, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, इसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। क्योंकि ये कोविड के कारण सिलेबस से डिलीट हो गया है इस समय का, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये था हमारा पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। लेकिन साइंस में आपको पता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके बाद जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 2 नंबर क्वेश्चंस के साथ। ओके, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलाम के वैद्युत आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के, तो हम पहले एक वर्ग स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा √2 है। सपोज दैट हमने A, B, C और D एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसकी प्रत्येक भुजा √2 मीटर है। ओके, अब ये आगे कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलाम के वैद्युत आवेश रखे गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 100 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पर भी 100 माइक्रोकूलाम है, यहाँ भी 100 माइक्रोकूलाम है और इस पॉइंट पर भी 100 माइक्रोकूलाम है। क्या ज्ञात करना हमें? वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, तो वर्ग के केंद्र के लिए हम पहले B से D को मिला देते हैं और A से C को मिला देते हैं। सपोज दैट ये है वर्ग का सेंटर O। ओके, तो हम त्रिभुज ABC को देखते हैं, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में जो भुजा AC है ये हो जाएगी
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वैल्यू रखेंगे ए सी इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 2 दैट मीन्स √4 एंड हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। क्या आ जाएगा, ए सी, तो ए सी आ जाएगा 2 मीटर, तो ए ओ हो जाएगा 1 मीटर एंड ओ सी भी हो जाएगा 1 मीटर। वर्ग के दोनों भी कर्ण बराबर होते हैं, तो ओ बी भी हो जाएगा 1 मीटर एंड ओ डी भी हो जाएगा 1 मीटर। अब हमें ओ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था। सपोज दैट ओ पर जो वैद्युत विभव है वो है V। ये किसके बराबर हो जाएगा, इस स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर के विभव के योग के बराबर। तो सपोज दैट वी ए पर है, वी बी पर है, वी सी पॉइंट पर है और वी डी पॉइंट पर विभव है। तो V इक्वल टू इन चारों का योग आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा आपका, कॉमन लेकर के कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा QA, VA के लिए O से A की डिस्टेंस कितनी है, OA। इसी तरीके से QB O से B के बीच की डिस्टेंस प्लस QC अपॉन OC एंड प्लस QD अपॉन OD, क्योंकि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। वैल्यू रखें तो ये चारों क्या है हमारे पास, QA QB QC एंड QD बराबर है 100 माइक्रो, 100 100 100 एंड 100, और नीचे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD सब बराबर हैं और एक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और इसको हम लिख सकते हैं ये 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और एक चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 × 10⁻⁶, और अपॉन में आ जाएगा आपका 1। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 36 × 5। क्या आगे सॉल्व कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ क्या वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। तो सपोज दैट हमने एक प्लेट ली है X, एक प्लेट ली है Y। ओके, X पे हमने दिया है प्लस Q चार्ज, तो वो इस तरीके से इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, और इसके कारण इस पे आ जाएगा इक्वल माइनस Q चार्ज। इससे हम अर्थिंग दे देंगे तो इसका चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ओके, सपोज दैट जो ये प्लेट है समांतर प्लेट, इनका जो एरिया है वो है A, ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। अब X प्लेट का जो सरफेस चार्ज घनत्व है, जो चार्ज सरफेस घनत्व है वो प्लस सिग्मा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन A, ठीक है। इसी तरीके से Y प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा, और ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन A, क्योंकि दोनों का हमने क्या लिया है, बराबर एरिया लिया है प्लेट का, ठीक है। देखिए, जो ये दोनों प्लेटों हैं इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र E होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सपोज दैट X और Y प्लेट के बीच में विभवांतर V है,
तो v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू इनके बीच की डिस्टेंस d। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से e की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा v, e की जो वैल्यू है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू d, राइट। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है कि जो धारिता होती है c, ये होता है q अपॉन v। तो इक्वेशन नंबर 3 से v की वैल्यू इसमें रखने पर ये आ जाए अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा d। अब जो सिग्मा की वैल्यू है ये आवेश घनत्व है इसके पृष्ठ का, जिसका मान है q अपॉन a। ये जो प्लस माइनस है केवल चार्ज के नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है q अपॉन a। इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन a इंटू d। q से q कैंसिल और ये आ जाएगा सिग्मा, ये a डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा और अपॉन आ जाएगा d। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ C। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो धारिता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन d होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछता है ये कि किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध ज्ञात करना है किसी चालक के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सपोज दैट L लंबाई का हम एक चालक लेते हैं। हमने एक लिया चालक जिसकी लेंथ है L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इस पे हम एक विभवांतर अप्लाई करते हैं। हमने इसे V वोल्ट का विभवांतर दिया तो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से गति करेंगे माइनस से बैटरी के प्लस सिरे की ओर, ठीक है। माना जो ये चालक है इसे हम एक नाम दे देते हैं पी क्यू। तो सपोज दैट जो चालक है पी क्यू, इसके एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज दैट है n, ठीक है। तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके पास? चालक पी क्यू के पास। हमने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन लिए हैं n, तो इस पूरे चालक के पास जो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो जाएंगे n इंटू इस इलेक्ट्रॉन का आयतन, और आयतन हो जाएगा इसका क्षेत्रफल गुणा के लंबाई। क्षेत्रफल हमने a लिया है अनुप्रस्थ काट का और लंबाई ली हमने l, ठीक है। अब इस जो पी क्यू चालक है इसके पास जो टोटल आवेश है, कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q, और Q बराबर हो जाएगा N इंटू E। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके पास जो टोटल चार्ज है Q N इंटू E। तो N कितना है? NaL इंटू E। ये इसके पास टोटल आवेश हो जाएगा PQ चालक के पास। अब इन इलेक्ट्रॉन को Q से P सिरे तक पहुंचने में, यानी L लंबाई को क्रॉस करने में सपोज दैट जो समय लगा है वो है स्मॉल t, राइट। तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे t बराबर हो जाएगा दूरी, कितनी लेंथ क्रॉस कर रहा है ये? L, और चाल कितना है? किस चाल से चलते हैं इलेक्ट्रॉन? अपने अनुगमन वेग v d से। तो t बराबर हो गया L अपॉन v d।
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब जब इसमें चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो जो ये चार्ज है इसके कारण एक करंट फ्लो होगा और I इक्वल टू होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैल्यू रखिए Q की इक्वेशन नंबर 1 से और T की इक्वेशन नंबर 2 से। तो कितनी आ जाएगी, NaL इंटू E, और जो T की वैल्यू है वो है L/VD। L से L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा NaEVD। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट। ये हमें मिला वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। I वैद्युत धारा, VD अनुगमन वेग, ठीक है। A इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E एक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N जो है इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनके 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं, जिनके किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचे तो वो B की दिशा को बताते हैं, राइट। इनके 2 गुण हैं। तो पहला गुण, ये एक बंद वक्र होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक बंद वक्र और सतत होते हैं। दूसरा, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे ये कोई नॉर्थ लिया और ये साउथ एक मैग्नेट लिया, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरीके से चलते रहेंगे, राइट। नॉर्थ टू साउथ ये चलती रहेंगी, तो इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह कैरेक्टरिस्टिक है, वह गुण है जिसके कारण वह कुंडली में बहने वाली जो प्रेरित धारा है उसकी वृद्धि या क्षय दोनों का विरोध करती है। सपोज दैट किसी कुंडली में I धारा बह रही है और इसका जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I के होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू LI। यहाँ पर A जो L है, यहाँ पर L इसका स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। अब हमें पता है कि जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E होता है वो होता है -d∅/dt। तो फाई की वैल्य't हम यहाँ से रख दें तो ये आ जाएगा -dLi/dt, और ये हम लिख सकते हैं -di/dt इंटू L। ओके, अगर इस कुंडली में किसी समय पे di/dt इक्वल टू 1 हो तो उस कंडीशन में जो E है, जो L है वो -E के बराबर होगा। यहाँ पे जो माइनस सिंबल है ये केवल इसके विरोध को दिखाता है, राइट। तो di/dt अगर 1 हो, यानी अगर किसी समय किसी कुंडली में क्षय जो धारा के क्षय की दर है वो यूनिट हो, इकाई हो, 1 हो, तो उस कंडीशन में उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक उस कुंडली में बहने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है या उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले 13 में ही अथवा एक क्वेश्चन है और का, जिसमें है LCR श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए। यह प्रतिबाधा किस दशा में न्यूनतम होगी।
इसका जो और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का ही, ये कह रहा है कि LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को Z से डिनोट कर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 से पहले इसी क्वेश्चन में अथवा करके एक क्वेश्चन है और करके, जो है LCR श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए, यह प्रतिबाधा किस दशा में न्यूनतम होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और करके है इसमें LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा होती है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है प्रतिबाधा का व्यंजक। अब ये पूछ रहा है इससे आगे कि प्रतिबाधा किस दशा में न्यूनतम होगी, तो जब XL माइनस XC इक्वल टू 0 हो, अर्थात XL इक्वल टू XC हो, इस दशा को हम वैद्युत अनुनाद की दशा कहते हैं। तो इस दशा में जो इसकी प्रतिबाधा है वो मैक्सिमम होती है, और कितनी होगी वो Z इक्वल टू R के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। कैसा ट्रांसफार्मर है, अपचायी है, और ये 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में क्या करता है, डिक्रीज करता है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS दे रखा है कितना, 500। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, NP हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो ये किसको, अपचायी ट्रांसफार्मर है, 2200 से 220 वोल्ट कर रहा है, तो 2200 से यानी ये क्या हो गया, प्राइमरी, तो प्राइमरी हो गया VP वोल्टेज, और ये हो गया सेकेंडरी। तो हमें पता है कि होता है हमारे पास फॉर्मूला VP अपॉन VS इक्वल टू NP अपॉन NS। तो हमें निकालना है NP, और ये हो जाएगा NP इक्वल टू VP अपॉन VS इंटू NS, और VP हमारे पास 2200 अपॉन VS है 220 इंटू NS है 500, 0 0 10, और ये आ गया हमारे पास 5। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, एक्स किरणों के 2 गुण और 2 उपयोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 15। तो इसके 2 गुण और 2 उपयोग। तो पहला गुण हो गया कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और दूसरा हो गया ये निर्वात में भी चल सकते हैं, यानी इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग हो गए इसके 2। पहला उपयोग हो गया, ये परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन कोश, इलेक्ट्रॉनों के कोश की संरचना को जानने में इनका उपयोग किया जाता है, और दूसरा विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान में, यानी इनका चिकित्सा या मेडिकल यूज होता है। ठीक है, तो था क्वेश्चन नंबर 15, एक्स किरणों के 2 गुण और 2 उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया है 1.56 एंड 1.53। यदि पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, पीले और लाल रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक। तो सपोज दैट पीले को Y से और लाल के लिए रेड से R से लिखते हैं। तो म्यू Y दे रखा है 1.56 एंड रेड के लिए है म्यू R दे रखा है 1.53, अपवर्तनांक दिया गया है। ओके,
पीले रंग के लिए फोकस दूरी, सपोज दैट इसको हम FY से डिनोट करें तो ये दे रखा है इसने 20 सेंटीमीटर, और पूछता है कि लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी, तो हमें निकालना है FR। ठीक है, हमें पता है कि फोकस दूरी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। अब यहाँ पे दो कलर हैं, येलो एंड रेड, तो पहला हम इसे येलो ले लेते हैं और इसे येलो ले लेते हैं, इसी तरीके से दूसरा हम रेड ले लेते हैं। तो 1/FR इक्वल टू म्यू R माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक ही जो हमने निकाय बनाया है उसमें ही हम इसे कैलकुलेट करें। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे दो, तो 1 में इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो FR न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि इसके अपॉन आएगा तो, और ये हो जाएगा FY। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो म्यू Y माइनस 1 अपॉन म्यू R माइनस 1, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू पुट करें, FR इक्वल टू म्यू Y माइनस 1, इसको लिखें 1.56 माइनस 1, 1.53 माइनस 1, और ये आ जाएगा 0.56.53, और FR इक्वल टू आ जाएगा 0.56 0.53 इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.13 सेंटीमीटर। राइट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा है और अथवा में है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है और इनका निवारण कैसे किया जाता है। चूँकि कोविड के कारण ये हट गया है तो इसे हम नहीं देखेंगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें पूछता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या अभिप्राय है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 ईयर है, यह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ। तो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह आयु कहलाती है जिसमें उसके परमाणु प्रारंभिक मात्रा के घट करके आधे रह जाते हैं। इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.6931 अपॉन लैम्डा। तो ये हाफ लाइफ होता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, जहाँ लैम्डा को क्षय नियतांक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा था ये इसमें आगे, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 ईयर यानी T दे रखा है 60 वर्ष, तो कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। तो माना इसकी प्रारंभिक जो मात्रा है वो है N0 और जो अब इसकी मात्रा है वो है N। तो N दे रखा है N0 अपॉन 16, N0 का 1/16, तो N0 अपॉन 16। तो हमें फॉर्मूला पता है N इक्वल टू N0 1/n। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो N की जगह आ जाएगा N0 अपॉन 16 इक्वल टू N0 1/2n। N0 से N0 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बचा 1/16 इक्वल टू 1/16 इक्वल टू 1/2 का n। दोनों जगह पावर सेम करने के लिए एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। राइट, तो n बराबर हमारे पास आ गया, इसमें दोनों के घातों की तुलना करने पर तो n इक्वल टू हो गया 4।
पूछ क्या रहा है वो, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाए कितने समय में। तो सपोज दैट उस समय है t, और t कितना हो जाएगा n इंटू कैपिटल T। n कितना आया हमारा 4, एक कैपिटल T दिया है 16, तो यह आ गया 240 वर्ष। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 240 वर्ष बाद रह जाएगा। तो ये था इसका आंसर। लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है व्योम तरंग संचरण तथा आकाश तरंग संचरण में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इस समय हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो इसको हम रहने देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 27 तक है 3 मार्क्स के, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम पार्ट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 27 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गॉस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत खींचे गए कोई काल्पनिक तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं और ये होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा जो है ई और ए के बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है गॉस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप। तो किसी परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस परिबद्ध क्षेत्र के अंदर कुल आवेश के 1/ε0 टाइम होता है। ये गॉस की प्रमेय है और ये इसका गणितीय रूप है, गणितीय रूप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, 1831 में फैराडे ने बताया, एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर किसी वैद्युत परिपथ से रिलेटेड किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस परिपथ से एक धारा बहती है, ठीक है, और इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इस पर आधारित फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम ये बताता है कि अगर किसी वैद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, और अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक वैद्युत धारा बहेगी जो क्या होगी, प्रेरित वैद्युत धारा कहलाएगी। और इस प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। दूसरा जो इसका नियम है वो ये बताता है कि इसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये इसमें फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, E इक्वल टू डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। तो ये था फैराडे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और उसमें फैराडे के 2 नियम। प्रथम नियम में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत धारा और इसकी डायरेक्शन को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में अथवा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, तो हम इसे पहले सॉल्व करें। और क्वेश्चन है इसमें 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के विद्युत से जोड़ा जाता है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया हमारे पास, P दिया गया है 50 वाट। देखिए जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। ओके, दूसरा दिया है कितने वोल्ट का है, यह है 100 वोल्ट का।
कहाँ जोड़ना है इसको? 200 वोल्ट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो अब इस लैंप को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें आवश्यक धारिता इसके निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले हम निकाल देते हैं करंट इस लैंप के लिए। तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन, तो आ जाएगा 50/100, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस R इस लैंप के लिए। तो इसका R हो जाएगा V²/P। ओके, V² है आपके पास 100 का स्क्वायर और P दिया है 50, तो ये आ गया आपके पास 100 × 100/50, दैट मीन्स 200 ओम। राइट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये आ गया आपके पास R। अब आपको देखना है कि इस जब सर्किट में हम संधारित्र जोड़ देंगे तो उसके बाद इसका जो कुल पोटेंशियल V है वो हो जाएगा √VR² + VC²। संधारित्र का वोल्टेज भी होगा और इस लैंप का भी होगा। तो हम यहाँ से VC कैलकुलेट करेंगे तो VC हो जाएगा √V² - VR का स्क्वायर। वैल्यू रखें इसमें हम, तो वैल्यू रखते हैं तो यह आ जाएगा VC = V कितना है 200 वोल्ट माइनस VR यानी IR का स्क्वायर और होल का √। तो 200 का स्क्वायर माइनस I कितना है 0.5 और R कितना है 200 होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और ये आ जाएगा, आप इसमें से 100 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये फाइनल आ जाएगा 100 √3। 4 - 1 3, ये आ गया आपके पास VC। अब हमें पता है कि VC बराबर होता है IXC, तो XC बराबर हो गया VC/I। VC/I और VC की वैल्यू दी गई है 100 √3 और I की वैल्यू है 0.5। ओके, तो इसको इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 200 √3 ओम। राइट, अब हमें पता है कि XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। तो इस फॉर्मूले से हम ले लेंगे C बराबर आ जाएगा 1/2 पाई, C इधर आ गया, XC इधर आ गया, F × XC। वैल्यू पुट करते जाइए, 1/2 × 3.14 इंटू F कितना है दिया हुआ 50 हर्ट्ज, 50 इंटू C आया है 200 √3। तो हम जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.19 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास इतनी धारिता आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखा, 20 का अथवा देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें है ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए। तो पोलराइजेशन जो हमारा पोलराइड है इस समय हट गया है सिलेबस से कोविड के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें है प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण होने के लिए शर्तों को लिखिए। तो व्यतिकरण एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आवृत्ति में समान यानी समान आवृत्ति की दो तरंगें जब दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलकर चलती हैं, दो कला
संबद्ध स्रोतों से निकलकर जब चलती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता में भिन्नता आ जाती है। कहीं पर ये परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और कहीं पर ये मिनिमम होती है जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट इसमें यह पूछ रहा है कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्तें। तो देखिए जो परिणामी तरंग है उसका जो एम्पलीट्यूड है ए वो हो जाएगा अंडर रूट, अगर दोनों तरंगों का जो एम्पलीट्यूड है पहले का स्मॉल ए है और दूसरे का स्मॉल बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। अब इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं संपोषी के लिए और विनाशी के लिए, तो पहले संपोषी के लिए देख लेते हैं। तो संपोषी के लिए cos phi इक्वल टू 1 यानी phi इक्वल टू 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi एंड सो ऑन अप टू 2n pi। वह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n pi, ठीक है। और तो जहाँ n इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्त होगी उसमें cos phi इक्वल टू हो जाएगा -1। तो आपका आ जाएगा 0, 3 pi, 5 pi, 7 pi एंड सो ऑन अप टू 2n -1 pi, where n is also 0, 1, 2, 3 and so on up to n। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ व्यतिकरण और संपोषी विनाशी व्यतिकरण पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी बोर्गली तरंग या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? डी बोर्गली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए डी बोर्गली एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि द्रव्य जो कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, फोटोन हो गए, जब ये मूवमेंट करते हैं तो इनका व्यवहार भी तरंगों के रूप में होता है और इनकी तरंग को उन्होंने द्रव्य तरंग कहा, द्रव्य तरंग कहा, ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों में एनर्जी बराबर है तो mc स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू और m इक्वल टू हो गया एच न्यू अपॉन c स्क्वायर और न्यू इक्वल टू होता है आपका c अपॉन लैम्डा। तो हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू रख दें अपॉन लैम्डा एंड c स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल बचा h अपॉन लैम्डा c। और इसका अगर हम मोमेंट देखें तो p इक्वल टू होता है m v यानी c होगा यहाँ पे, तो m की वैल्यू यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा c इंटू c और c से c कैंसिल तो ये आ गया h अपॉन लैम्डा p इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन p। तो ये है आपके पास डी बोर्गले की वेवलेंथ लैम्डा, h प्लांक कांस्टेंट है और p उस पार्टिकल का मूवमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी अथवा है और अथवा है दहली आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 है तो सीजियम की दहली आवृत्ति की परिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में भी और है। तो दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में प्रकाश की मिनिमम आवृत्ति जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है दहली आवृत्ति कहलाती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे दिया गया है सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीजियम की हमें दहली आवृत्ति निकालनी है तो इसको हम पहले जूल में बदल दें तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करता है कि W इक्वल टू होता है H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन H और W की वैल्यू है
2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूलम। H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है प्लैंक कांस्टेंट की तो बोर्ड पेपर का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है वहाँ सारी वैल्यूज आपके पास लिखी होती हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24 देखते हैं। इसमें है हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए तथा इन्हें सूत्रों द्वारा निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमें 5 श्रेणियां मिलती हैं और पहली श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी या लाइमन सीरीज। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू r 1/n1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, जहाँ n2 की जो वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दूसरी है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, इसके लिए जो फॉर्मूला है सूत्र है वो है 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n2 का मान है 2 से बड़ा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। थर्ड है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, और पाश्चन श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फोर्थ सीरीज है ब्रैकेट श्रेणी, और ब्रैकेट श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू n इन्फिनिटी। एंड लास्ट सीरीज है जिसकी वो है फुंड सीरीज या फुंड श्रेणी, और इसके लिए फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेयर n2 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 6, 7, 8, 9 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पी-एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य प्रणाली को परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। पी-एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले एसी मेंस लेंगे और ये हमारा एसी मेंस आ गया, ये हमारी सेकेंडरी प्लेट्स आ गई हैं। यहाँ पर हम एक डायोड को लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक RL यानी लोड लगा देंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, आउटपुट लेना है। तो ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो जब हम इसे इनपुट देते हैं और इनपुट इस तरीके से है, इस एक्सिस पे है टाइम और इस एक्सिस पे है वोल्टेज, तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलता है। इसके साथ हमें आउटपुट मिलेगा, इसके साथ हमें आउटपुट मिलेगा और इसके साथ हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर इसके साथ हमको आउटपुट मिलेगा
और इसके साथ नहीं मिलेगा और फिर इसके साथ आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, क्योंकि एसी करंट है तो हाफ साइकिल प्लस चलती है, हाफ माइनस। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो डायोड के थ्रू हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, जो कि हमें दिखा रहा है। जब ये नेगेटिव साइड होगा साइकिल का, तो उस समय यहाँ पे हमें फॉरवर्ड बायसिंग होने के कारण कोई भी क्या है, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये सर्किट, ये जो क्रम है चलता रहेगा और हमको इस तरीके से एक हाफ वेव्स मिलेंगे। तो इसी को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में डायोड का उपयोग कहते हैं। किस तरीके से डायोड एक हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि नॉट और एंड लॉजिक गेटों के तर्क बनाइए, लॉजिक चिन्ह बनाइए और उनके सत्यापन श्रेणी यानी ट्रुथ टेबल बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज नॉट गेट, दिस इज एंड गेट एंड दिस इज और गेट। तो ये तो हो गए इनके क्या, लॉजिक चेन। यह है नॉट गेट, यह है एंड गेट और यह है और गेट। अब ये पूछ रहा है इनकी सत्यता सारणी बनाइए। तो नॉट गेट के बनाए हम, ये x है, ये y है आउटपुट, इनके आउटपुट y है और इन दोनों के लिए इनपुट हमने a b ले लिया। तो ट्रुथ टेबल नॉट गेट की बनाते हैं। नॉट गेट की दो ही कंपोनेंट है, x एंड y। अगर x 0 है तो आउटपुट 1 और x 1 है तो आउटपुट 0। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल किसके लिए, नॉट गेट के लिए। एंड गेट के लिए बनाते हैं। एंड गेट में 3 हमारे पास टर्मिनल है, a, b और y। अगर a और b 0 0 हैं तो y हमें 0 मिलेगा। किस में बना रहे हैं हम, एंड गेट में। अगर a 0 है b 1 है तो भी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। अगर a 1 है और b 0 है तो भी आउटपुट 0 मिलेगा। और जब a 1 है और b 1 है उसी कंडीशन में हमको आउटपुट मिलेगा। ये है एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल। और गेट की ट्रुथ टेबल देखें। और गेट में भी 3 टर्मिनल हैं, x y सॉरी a b एंड y हमने आउटपुट लिया है। तो a जब 0 है b 0 है तो हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। और गेट में a 0 है और b 1 है तो हमें इसमें आउटपुट मिलेगा। a 1 है b 0 है तो हमें आउटपुट मिलेगा और a 1 है b 1 है तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये है और गेट के लिए ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ये एंड गेट की है सत्यता सारणी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 हमने देखे। नेक्स्ट देखें 27 क्वेश्चन है और ये है संचार व्यवस्था के मूल अवयव। ये हमारे सिलेबस से परमानेंटली ये क्वेश्चन हट ही चुका है। कम्युनिकेशन एक लास्ट चैप्टर हुआ करता था, ये हमारे इससे हट गया है। तो ये थे हमारे 3 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो 28 से 30 तक आएंगे। नहीं 28, 29 और 30 3 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों क्वेश्चन में अथवा भी रहते हैं तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन होंगे। ये हम नेक्स्ट पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट 4 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 33 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और हर क्वेश्चन में अथवा होते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में प्रतिरोधों के संबंध का प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28।
किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला है संधि नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। सपोज दैट ये कोई संधि है तो इस पे जितनी भी धाराएं आएंगी या जाएंगी, इनका सपोज दैट ये है I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो इन सब का जो समेशन है, जो योग है, वो क्या होगा? 0 होगा। I1 प्लस I2। और इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कहते हैं कि संधि की तरफ आने वाली धाराएं बराबर होती हैं संधि की ओर से जाने वाली धाराओं के। ठीक है, तो I1, I2 संधि की ओर आ रही हैं और बाकी इससे बाहर जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दूसरा नियम है इसका, जो दूसरा नियम है इसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक अवयवों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I R। यह है इसका द्वितीय नियम। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आगे ये, इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में प्रतिरोधों के संबंध का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का हमें पता है कि 4 प्रतिरोध किसी समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं में इस प्रकार से लगाएं कि ये अगर संतुलन की अवस्था में हों। सपोज दैट दिस इज P, Q, R एंड S। तो क्या होता है? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। अब हम इसे किरचॉफ के नियम से सिद्ध करेंगे। तो माना ये है A, B, C और D, ये 4 प्रतिरोध हैं। तो इसमें हम पहले ले लेते हैं बंद पाश। ले लो आप A, B, D और A को, A, B, D और A को। ठीक है, तो इस पे करंट किधर से किधर का फ्लो होगा? ये होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, फिर इधर आ जाएगा। तो सपोज दैट ये I1 है, ये I2 है, ये I2 है और ये I1 है, ये I है और ये I है। I इज I1 प्लस I2। तो बंद पास A, B, D, A में क्या हो जाएगा? I1 इंटू P, I1 इंटू P, ये इधर गया और यहाँ आया, यहाँ से वापस गया, तो माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा बंद पास देखें हम BCDB, BCDB। I1 किसके संगत जा रहा है? Q के। तो I1Q इधर आया, C से D की ओर गया, तो ये माइनस हो गया I2S इक्वल टू 0। तो ये हो गया I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा? I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो हमें मिला P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यही तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है जिसे हमने किरचॉफ के नियम से प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद इसमें ही एक अथवा क्वेश्चन है जो है विभव मापी का सिद्धांत बताइए। इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रक्रिया को परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। ये और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।
तो विभव मापी का सिद्धांत पूछ रहा है, विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी वैद्युत वाहक बल या विभवांतर को ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक युक्ति है। तो विभव मापी में एक लंबा तार ए बी होता है, ठीक है। इस तार को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम एक कुंजी के लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे हम एक धारा नियंत्रक, और इस धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को हम इस तार के बी पॉइंट से जोड़ देंगे। तो जो इस पे करंट है वो ऐसे फ्लो होगा। अब हम एक सेल लेंगे जिसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसके प्लस सिरे को इसके ए सिरे से जोड़ देंगे और इसके माइनस सिरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ के एक जॉकी से जोड़ देंगे। अब इस जॉकी को हम इस वायर पे मूव करते रहेंगे। ये जो जॉकी जे है इसको हम इस वायर पे मूव करेंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति लाएंगे। जहाँ पे हमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी वहाँ से हम इस सेल का वैद्युत वाहक बल ई कैलकुलेट कर देंगे। माना इस तार की लंबाई L है, तो प्रति एकांक लंबाई में बहने वाला जो विभवांतर होगा उसे V/L से हम डिनोट करेंगे, प्रति एकांक लंबाई में बहने वाला विभवांतर, और इसको हम K से डिनोट करते हैं, जो K इस विभव प्रवणता कहलाता है। तो ये तो था इसका सिद्धांत। अब हम इसके देखेंगे आगे प्रक्रिया जो पूछा गया है आगे, किसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रक्रिया को परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो हम इसका परिपथ बनाते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट को हम बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक कुंजी K1 लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा लेते हैं और इस B पॉइंट को इस धारा नियंत्रक से कनेक्ट कर लेते हैं। A पॉइंट के इस सिरे को हम जिस सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना उससे कनेक्ट करते हैं, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरे सिरे को हम यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक कुंजी K2 लगा लेते हैं और यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर G लगा लेते हैं। ये एक बंद है, क्लोज सर्किट है, और ये जो है सेल है जिस सेल का हमको वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ओके, अब हमने यहाँ से जो है एक जॉकी जे ली और ये यहाँ पे हमारे पास एक स्केल रखी है जिस पे हमें मेजरमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम विभव मापी द्वारा? पहले हम K2 को ओपन रखेंगे, खुला छोड़ेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे, और उस कंडीशन में हम J को इधर उधर घुमाते हुए शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ पे पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास उस समय जो वैद्युत वाहक बल है वो E हो जाएगा कितना, KL1। सपोज दैट A से वो शून्य विक्षेप की दूरी है L1। अब दूसरी कंडीशन में हमने K2 को भी ऑफ कर लिया, यानी इसको भी बंद कर दिया। तो अब जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से हम कोई प्रतिरोध हटा देते हैं, तो जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा KL2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो E/V इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू होता है स्मॉल r। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हो गया कैपिटल R E/V-1। तो हमने ये वैल्यू कहाँ से निकाली? विभव मापी द्वारा। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R कैपिटल R L1/L2 -1। तो इस तरीके से विभव मापी के द्वारा हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका प्रक्रिया परिपथ था, आरेख था, जिसके द्वारा हमने समझाया कि कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसके दो पार्ट हैं। पहला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ये वाला कोविड के कारण सिलेबस से डिलीट हो गया तो हम इसे नहीं देखेंगे। इसी क्वेश्चन 29 में अथवा क्वेश्चन है और अथवा में भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है बायो-सेवार्ट का नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका है फर्स्ट पार्ट बायो-सेवार्ट का नियम। तो बायो-सेवार्ट एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और निष्कर्ष निकाला फाइनली कि किसी धारावाही चालक के कारण उसके किसी अल्पाज से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये उन्होंने कैलकुलेट किया। तो सपोज दैट एक ये धारावाही चालक लिया है XY उन्होंने, और ये कोई पॉइंट P लिया जिस पर इस अल्पांश, छोटा सा ये कोई अल्पांश है A B के द्वारा इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड B को उन्होंने कैलकुलेट किया। तो सपोज दैट ये जो है OP है और OP इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। O से P के बीच की डिस्टेंस R है और जो AB है, ये जो छोटा सा सेगमेंट है, अल्पांश है, इसकी लेंथ है DL। इस XY चालक में सपोज दैट I करंट फ्लो हो रहा है। तो बायो-सेवार्ट ने बताया कि इस बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, ये इस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी XY में फ्लो करने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, ये जो ये अल्पांश है इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, जितनी लंबाई का हमने अल्पांश लिया है। तीसरा, ये जो B होगा ये इस अल्पांश और इस बिंदु के बीच बने एंगल के ज्या यानी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट उन्होंने बताया कि जो ये B होगा ये O से P, इस बिंदु की इस अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन चारों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसे प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट से बदल दें तो यहाँ पे आ जाएगा K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और प्रैक्टिकल द्वारा इसकी जो वैल्यूज आई है वो आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द बायो-सेवार्ट्स लॉ। तो बायो-सेवार्ट्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया वो ये है, ये इनके प्रैक्टिकल द्वारा निकाला गया था। ओके, नेक्स्ट इसका पोर्शन देखते हैं 29 क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। दूसरा पार्ट, हम दो समांतर ऋजुरेखीय तार ले लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया एक AB और दूसरा लिया हमने CD। AB में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, सपोज दैट उसकी डायरेक्शन ये है, और CD में जो I2 है उसकी डायरेक्शन ये है। क्योंकि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है एक ही है तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि ये हमने AB लिया और ये हमने CD तार लिया। AB में अगर करंट की डायरेक्शन ये है और CD में इसके अपोजिट है तो इस कंडीशन में इनमें रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। माना ये दोनों तार एक दूसरे से R मीटर की डिस्टेंस पर हैं। अब बायो-सेवार्ट्स के नियम के अनुसार AB के कारण CD के इस बिंदु पर सपोज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कितना है, B1। इसी तरीके से CD से AB के इस पॉइंट पे जो लगेगा वो होगा B2। सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 एंड ये हो जाएगा B2। तो हम AB के कारण CD के किसी लंबाई L पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड B1 को देखते हैं तो ये आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब देखिए इस धारावाही चालक में एक लॉरेंज फोर्स लगेगा, जिस होगा वो हो जाएगा इसमें फ्लो होने वाला करंट I2, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है B1 और इसकी जो लंबाई है L, और एंगल हो जाएगा साइन थीटा F और B के बीच का। क्योंकि ये जो B है ये लंबवत है, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, लंबवत है, तो ये आ जाएगा I2 B1L, और B1 की वैल्यू हम यहाँ से रखें तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। ओके, एकांक लंबाई पे लगने वाला जो फोर्स होगा तो L से हम इसको डिवाइड कर देंगे, I1 I2 अपॉन R, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई भी है, इतना फोर्स लगेगा। तो इतना फोर्स सी डी पे लगेगा और सेम फोर्स ए बी पे लगेगा सी डी के कारण। अगर यहाँ पे देखिए I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो, सपोज दैट, और जो फोर्स है इस पे लगने वाला, एकांक लंबाई पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तो उस कंडीशन में जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, निर्वात में रखे दो ऋजुरेखीय तार या समांतर तारों के बीच अगर 1 मीटर की डिस्टेंस हो, तो उनकी 1 मीटर की डिस्टेंस हो और उनकी एकांक लंबाई पे लगने वाला जो फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो, दोनों में समान करंट फ्लो हो, तो वो 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ से इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपकी निकल जाती है कि इस निर्वात में रखे दो सीधे समांतर ऋजुरेखीय तारों के बीच अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगता है उनके एकांक लंबाई में, तो उनमें जो समान करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थे। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कार्यविधि को सचित्र समझाइए, आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, और अंतिम प्रतिबिंब बनता अनंत पर और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये कोविड के कारण हट गया है। इसका हम अथवा वाला पोर्शन देखते हैं। अथवा में 2 इसके पार्ट हैं। पहला है यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पोर्शन क्या दिया हुआ है, इसमें यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी दी है, यानी स्मॉल डी दिया है हमारे पास 0.28 मिलीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट है पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कैपिटल डी दिया है 1.4 मीटर। ओके, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी दी हुई है, यानी x4 दिया है और ये दिया है 1.2 सेंटीमीटर, राइट। पूछा गया है प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है xm इक्वल टू होता है m लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर दें 1.2 इन 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, यहाँ पर चतुर्थ दीप्त फ्रिंज है, यानी m इक्वल टू दिया गया है 4। तो अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, पहले इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो इससे लैम्डा निकल आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 से xm इंटू डी अपॉन m इंटू कैपिटल D। अब वैल्यू रखें तो xm की वैल्यू दी गई है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर।
स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। एम जो है 4 दिया है, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज है, एंड कैपिटल डी है 1.4 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम का। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पोर्शन था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। एक तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदृश्यक का व्यास 240 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। दूसरा पोर्शन है, हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा अभिदृश्यक का व्यास दे रखा है, यानी डी दे रखा है, ये दे रखा है 240 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं 240 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पूछ रहा है दूरदर्शी के विभेदन की सीमा, तो दूरदर्शी के विभेदन की सीमा बराबर होता है 1.22 इंटू लैम्डा अपॉन डी। ओके, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.22 इंटू लैम्डा है हमारे पास 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन स्मॉल डी है 240 इंटू 10⁻⁻2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो है 3.05 इन 10⁻⁻7 रेडियन। तो ये आ गया हमारे पास विभेदन सीमा, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने 2018 का फिजिक्स का जो उत्तराखंड बोर्ड का पेपर था कंप्लीट डिटेल में सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको सारा पेपर अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, जिसे हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे। ओके।